बच्चों में यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। पिछले वीडियो में आपको बताया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है और यह कांच की नली से घिरा हुआ होता है। इसका सिंपल डायग्राम हम ऐसा देख रहे हैं। ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, यह कांच की नली से घिरा होता है। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को एक अम्लीय विलयन में यहाँ पर 1 mHCl लिया गया है। अम्लीय विलयन में 1 मोलर जो अम्लीय विलयन है, यानी चाहे HCl ले लें चाहे CO2 ले लें, उसमें क्या करते हैं, डुबा देते हैं। ऊपर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस यहाँ एक वायुमंडल दाब पर प्रभावित करते हैं और अवशेष हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर अम्लीय विलयन का सांद्रण 1 m लेते हैं और विलयन जो है HCl लिया जाता है अक्सर। जब हाइड्रोजन गैस को विलयन से गुजारा जाता है तो गैस की कुछ मात्रा यहाँ पर जो प्लेटिनम ब्लैक की, इसको छोटा सा प्लेटिनम ब्लैक, इसका डायग्राम यहाँ पर है। प्लेटिनम ब्लैक में की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इससे अधिशोषित हो जाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि हम इसको इस ढंग से दिखा दें, H2G ये जो है प्लेटिनम ब्लैक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हाफ सेल रिएक्शन भी कहलाई जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस स्थिति में ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारा एनोड का कार्य कर रहा है, यानी कि ये एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो एनोड का काम करता है और जब अपचयन होता है तो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। जब किसी धातु का हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर हमने ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है। इसको हम जिस धातु का हमने EMF ज्ञात करना होता है, उस धातु के 1 मोलर लवण विलयन में उस धातु को डुबा के एक दूसरा अर्धसर बनाया जाता है। उसके साथ ये संयोजन हम बनाते हैं और जो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वोल्टामीटर में, यह यहाँ पर जैसे जिंक धातु जुड़ी हुई है तो जिंक धातु का EMF यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव बताता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल निरूपण, जो इसका सेल निरूपण हम इस तरीके से करते हैं। प्लेटिनम, सरल प्लेटिनम करेंगे, फिर यहाँ पर फेज बाउंड्री लगाएंगे, H2 गैस 1 बार लिखेंगे क्योंकि 1 बार वायुमंडल दाब पर हम इसको हाइड्रोजन के प्रभावित कर रहे हैं। फिर फेज बाउंड्री लगाएंगे, फिर H आयन इजीली। ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निरूपण हो गया, हाफ सेल निरूपण हो गया। इसकी जो क्रिया होगी यहाँ पर इस तरीके से होगी, जो भी लिखा है हमने, H2 = 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी विभवांतर शून्य मानते हैं। इसका जो पोटेंशियल होता है यानी कि विभव क्या होता है, शून्य होता है। चाहे यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, मानक अपचयन विभव, इसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव, चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मानक ऑक्सीकरण विभव, दोनों ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन E0 H2 पॉजिटिव ऑब्लिक H2 और E0 H2 ऑब्लिक H पॉजिटिव। तो H2 है तो 2H कर लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसको नॉर्मली मैंने आपको बताया था, हम मानक अपचयन विभव को ही लेते हैं नॉर्मली IUPAC सिस्टम के अनुसार। ठीक है, अगर आपको कहीं मानक अपचयन विभव दिया हो
अक्षर विभव दिया हो तो उसको मानक अक्षर विभव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ई नॉट ऑफ एस आर पी इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट ऑफ एस ओ पी होता है। इससे हम साइन चेंज कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगी, तो एक दूसरे से उसको बदल सकते हैं। हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ करके उस हाफ सेल का, उस पर्टिकुलर हाफ सेल का हम ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारा ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, AQ, ये 60 भी लगाएंगे, यहाँ बोलेंगे अदर हाफ सेल। और यदि इसकी जो है, इसमें जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, इसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 m हो, तो इसका जो ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकाल करके हम उस हाफ सेल का ईएमएफ मानक अपचन विभव या मानक आक्षेप विभव ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो होता है ईएमएफ 0 है, तो जो सेल का ईएमएफ है उस हाफ सेल का ही ईएमएफ होगा। ये सेल चूँकि इसका 0 है, तो यहाँ पर सेल का ईएमएफ जो है कैथोड का ही ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो सेल का ईएमएफ होगा, उसका मानक अपचन विभव या अक्षर विभव जो भी है वो बताएगा। बच्चों, हम नैनोथ समीकरण की हम बात कर रहे हैं। यह इलेक्ट्रोड विभव, ताप तथा आयनों की सांद्रता में संबंध को बताता है। यह इलेक्ट्रोड विभव, ताप तथा आयनों की सांद्रता के संबंधों को बताता है। तो माना कोई सामान्य समीकरण हमारे पास है, माना कोई सामान्य समीकरण A of A प्लस B of B इक्वल टू C of C प्लस D of D है। तो नस समीकरण के अनुसार जो ई सेल होता है बराबर ई नॉट सेल माइनस RT ओवर NF ln ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पर Q जो है, ये जो है किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद और अभिकारक के जो सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात है, कि सक्रिय द्रव्यमानों का अनुपात है। जैसे हम यहाँ पर Q लेंगे तो इस समीकरण अनुसार Q हो जाएगा C एक्टिव मास ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ T की पावर D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। क्वेश्चन थे एक प्रकार का। अब इसको हम आगे लेते हैं। यहाँ पर ई सेल जो है इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब ये ln को हम लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ Q कर दिया, ठीक है। ln क्या है, लॉग ऑफ ई बेस को ln बोलते हैं, लॉग ऑफ 10 बेस को 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये हम कन्वर्जन यहाँ पर कर लिया। ये 10 बेस पर है, जितने भी टर्म आएंगे टू द बेस ऑफ 10 पढ़ेंगे, ठीक है।
अब क्या करते हैं यहाँ पर आर के एन की ये हमारे सब नियतांक है। यहाँ पर टेम्परेचर है सार जितने भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आधार पर तुम्हारे कोर्स में लिए गए हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 298 केल्विन आता है। ठीक है, और जो आर की वैल्यू हमारी है, आर जो हमारी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, यह एक प्रकार गैस नियतांक है। ठीक हो गया। एफ जो है यहाँ पर फैराडे स्थिरांक है। हमारा फैराडे स्थिरांक है, यानी कि ये क्या होता है, एक मूल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और एक मोल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगी ये लगभग लमसम आती है 96,500। ये हमारा फैराडे स्थिरांक आ गया। ठीक है, कूलम पर मोल। और जहाँ पर एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। अब क्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, ये हमारा ये आ गया। इन सब वैल्यू को यदि हम यहाँ रखते हैं, देखो क्या मिलता है। ये हमारा आ गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई एन इंटू 96,500 लॉग ऑफ क्यू आ गया। इसको पूरा यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा आता है, तो हमारे यहाँ पर सेल का विद्युत भागबल जो हमारा आ जाएगा ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। ये हमारा नर्नस इक्वेशन हमारा आ गया। ठीक है, हमको एक हाफ सेल दिया गया है Mn पॉजिटिव प्लस ये क्यू प्लस एन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो ये मेटल सॉलिड बन गया। इसके लिए नर्नस इक्वेशन लिखनी है, तो क्या करेंगे हम, ई सेल बराबर ई नॉट सेल जो हमारा है -0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। अब यह ई सेल क्या है, सेल का जो ईएमएफ है, क्योंकि हाफ सेल है तो यानी कि इसका जो ईएमएफ आएगा हमारा यही है, हमारा जो है Mn पॉजिटिव ऑब्लिक एम, ये हमारा हो गया। इसके लिए निकालना ईएमएफ, और ई नॉट भी हमारा इसके लिए होगा। इससे कितना आगे पीछे होता है, कितना चेंजेज आता है, ये देखने की यहाँ पे बात है। 0.059 बाई एन, एन कितने, एन ही है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और लॉग ऑफ क्यू जो होता है, क्या करेंगे, एम एस हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ एम एस डिवाइड एक्टिव मास ऑफ एम एन पॉजिटिव। और सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जो हमारे एक्टिव मास होते हैं, इनका मान, इनकी सांद्रता को हम 1 लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम अब ई नॉट, ये हमें दिया जाएगी ये वैल्यू, एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम -0.059 बाई एन
log of 1/mn पॉजिटिव। ऊपर यदि हमें 1 है तो उसको ऊपर ला सकते हैं। लॉग की वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं, हर का अंश का हर लेते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा ऐसा भी हो जाएगा, ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम बराबर ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एन प्लस 0.059/n लॉग ऑफ एम एन पॉजिटिव। ये हमारा इस हाफ सेल के लिए, हाफ सेल क्रिया के लिए जो हमने बताई थी, इसके लिए क्वेश्चन हमारी आ गई। अब हम डैनियल सेल के लिए नैनस इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। तो जो हमारा डैनियल सेल होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है, ZNS ऑब्लिक ZNS/4। ये हमारा डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो नेचुरल सी बात है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, लोन के यदि हम लोन से देखते हैं, LOAN से यदि हम देखते हैं तो हमारा ये आ गया। और वैसे भी हम ABC से देखेंगे तो उस हिसाब से भी हम, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड में होने वाली जो क्रिया हमारी होगी, Zn = Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगी हमारी, ये यहाँ पर होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन C। ये हमारी एनोड पर होने वाली क्रिया है, ये हमारी कैथोड पर होने वाली क्रिया है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यदि इन दोनों क्रिया को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम जोड़ते हैं जोड़ेंगे, ऐसे कि लिखा है इसको, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CuS। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन करना पड़े पूरे रो को। आ जाएगा ZNS प्लस Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस CuS। अब यहाँ Q जो हम यूज कर रहे हैं नैनस इक्वेशन में, यहाँ Q का मान जो इस ढंग से ये आएगा, एक्टिव मास ऑफ Zn, एक्टिव मास ऑफ CuS डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ZNS सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब चूंकि इसकी सांता और इसकी सांता हम एक मानेंगे, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारी नैनस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 0.0595 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी यहाँ पर। एन कितने हैं यहाँ पर, 2 हो जाएंगे, लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव एक्टिव मास डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव एक्टिव मास। ठीक हो गया। तो ये हमारा बाउंड्री यहाँ बना दिया हमारा, ये हमारा नैनस इक्वेशन आ गई डैनियल सेल के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सेल रिप्रेजेंटेशन में जो पहला वाला टर्म आएगा, जो पहला वाला हमारा आयन है वो हमारा ऊपर आ रहा है, अंश में आ रहा है, और बाद वाला जो आयन है वो नीचे आ रहा है। शार्ट ब्रिज के बाद वाला हमारा नीचे आ रहा है, यहाँ सिग्नेचर निगेटिव है, माइनस साइन है। यहाँ प्लस करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही ट्रेंड अपना बनाएंगे ताकि गलतियाँ ना हो, तो हमेशा माइनस रखेंगे। और जो हमारा शॉर्ट ब्रिज है उससे पहले वाले जो आयन है उसको ऊपर लिखेंगे, और शॉर्ट ब्रिज के बाद वाले आयनों को हम नीचे लिखेंगे। बच्चों में यहाँ पर विद्युत वाहक वाले विभवांतर में आपको मैं अंतर बताने जा रहा हूँ, एग्जाम पूछा जाता है, और ये आपका फिजिक्स पे भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी आप समझें, एक साथ दोनों सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत वाहक बल और विभवांतर क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है।
देखिए पहला अंतर यह है, यह सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच वह विभवांतर है जब सेल कार्य नहीं कर रहा है और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जबकि जिसे विभवांतर कह रहे हैं, यह सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच वह विभवांतर है जब सेल के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा बह रही है। इस कंडीशन में हम विभवांतर बोलेंगे और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, विद्युत भाग बोलेंगे। दूसरा अंतर, इसे आंकिक गणना से हम ज्ञात कर सकते हैं, और जबकि इसको हम प्रायोगिक रूप से जो हमारे उपकरण हैं, एपरेटस हैं, उसके जरिए हम इसको पता लगा दें, यानी कि प्रायोगिक पद है। यह सेल से प्राप्त विभव का उच्चतम मान होता है, और जबकि इसका मान EMF से कम होता है, यानी विभवांतर का मान EMF से कम होता है। चौथा और लास्ट अंतर जो उसको समझेंगे, इससे हम विभवमापी से ऑक्सीजन पोटेंशियल, हाइड्रोजन पोटेंशियल ज्ञात करके फिर आंकिक गणना से क्या करते हैं, इसे ज्ञात करते हैं और इसे सीधे वोल्टमीटर से हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा EMF और विभवांतर में हमारा अंतर है, जिसे आप समझेंगे और एग्जाम में आएगा तो इसे लिखेंगे।